आज के इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26। जो कि महज कुछ पन्नों की रिपोर्ट नहीं है। हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के बहुत ही तेज गति से हो रहे बदलाव की कहानी है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की उस बड़ी तस्वीर पर आते हैं जो इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। जीएसडीपी वाले आंकड़े। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि 2016-17 में यूपी की जीएसडीपी 13.30 लाख करोड़ रुपए थी। और अब जो लक्ष्य रखा गया है वो सीधे 36 लाख करोड़ रुपए का है 2025-26 के लिए। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और बजट का आकार भी 8.33 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो 13 लाख करोड़ से सीधा 36 लाख करोड़, ये सुनकर थोड़ी शंका होती है। शंका होना बहुत लाजमी है। क्या ये लक्ष्य जमीनी हकीकत से मेल खाता है या महज कागजों पर की गई एक बड़ी भविष्यवाणी है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें पहले जीएसडीपी को आसान भाषा में समझना होगा। मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, राज्य की सीमा के भीतर एक साल में जो भी सामान बन रहा है और जो सेवाएं दी जा रही हैं, उनकी कुल कीमत। एकदम सही। अब ये 36 लाख करोड़ का लक्ष्य सिर्फ हवा में नहीं है। तो इसका आधार क्या है? अगर हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान देखें तो वो पहले 8.6% हुआ करता था, जो अब बढ़ गया है। हाँ, अब वो बढ़कर 9.1% हो गया है। मतलब देश की तरक्की में हिस्सेदारी बढ़ी है। और इसका सीधा असर प्रति व्यक्ति आय पर भी दिख रहा है। हाँ, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भी मैंने देखे। क्या कहते हैं स्रोत? 2017 में ये आय 54,564 रुपए थी, जो अब दोगुनी हो चुकी है। बिल्कुल। 2024-25 में ये 1,09,844 रुपए हो गई है। और भविष्य का लक्ष्य 2025-26 तक इसे 1,20,000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 53.5% बैठेगा। मतलब लोगों की कमाई में इजाफा तो हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। वो क्या? वो है राज्य की राजकोषीय स्थिति, मतलब फिस्कल हेल्थ। अच्छा। जब भी कोई राज्य इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो अमूमन उस पर कर्ज का बोझ बहुत तेजी से बढ़ता है। हाँ, ये तो अर्थव्यवस्था का सामान्य नियम लगता है। लेकिन यूपी के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। कैसे? यहाँ का सार्वजनिक ऋण और जीएसडीपी का अनुपात मात्र 28% है। सिर्फ 28%? जी, जबकि राष्ट्रीय औसत 81.3% है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है ना? इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से समझें तो ये उस व्यक्ति की तरह है जो शेयर बाजार में भारी निवेश कर रहा है, नए कारोबार भी शुरू कर रहा है। हाँ, लेकिन जब उसका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देखते हैं तो उस पे कर्ज लगभग ना के बराबर है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ये बहुत ही कुशल वित्तीय प्रबंधन का सबूत है। मतलब राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ी है और पैसे को कर्ज चुकाने के बजाय नई चीजें बनाने में लगाया जा रहा है। ये तो हो गई वित्तीय अनुशासन की बात। अब अलग अलग सेक्टरों पर नजर डालते हैं। चलिए। जाहिर है, जब भी यूपी की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में लहलहाते खेत और गन्ना ही आते हैं। ट्रैक्टर और खेती। हाँ, तो कोई भी यही सोचेगा कि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन तो कृषि ही होगा। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। मतलब ये एक ट्रैप है। बहुत बड़ा ट्रैप। प्रतियोगी परीक्षाओं में यही सवाल घुमाकर पूछे जाते हैं। तो असलियत क्या है? ताजा आंकड़े बताते हैं कि यूपी की अर्थव्यवस्था में कृषि पहले नंबर पर नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर है। तीसरा नंबर? तो पहले दो स्थानों पर कौन है? सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर। हाँ, जो करीब 47% है। और दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर उद्योग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो 27.2% है। और कृषि 25.8% के साथ तीसरे नंबर पर। बिल्कुल, ये इस बात का संकेत है कि राज्य अब एक परिपक्व अर्थव्यवस्था बन रहा है, जहां सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग लीड कर रहे हैं। सही कहा। मतलब यूपी अब सिर्फ एक खेती वाला राज्य नहीं रहा। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करनी होगी। जी बताइए। भले ही प्रतिशत में कृषि तीसरे स्थान पर हो, लेकिन उत्पादन की मात्रा में इसका दबदबा कम नहीं हुआ है। हाँ, उत्पादन के वॉल्यूम में तो यूपी आगे है। और इसे याद रखने के लिए दस्तावेज में एक मजेदार ट्रिक भी दी गई है। वो 3G और PMA वाली ट्रिक? एकदम सही। यूपी किन चीजों में नंबर 1 है, ये याद रखने का फॉर्मूला मैं बताती हूँ। 3G का मतलब है गेहूं, गन्ना और अमरूद यानी ग्वावा। और PMA का मतलब है पोटैटो यानी आलू, मैंगो यानी आम और आंवला। बिल्कुल, इन सब में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले पायदान पर है। आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है। कुल 737.4 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन। और गन्ने का उत्पादन 2453.5 LMT है। दुग्ध उत्पादन में भी यूपी टॉप पर है, लगभग 388 LMT। लेकिन स्रोत में एक तकनीकी शब्द ने मेरा ध्यान खींचा। कौन सा शब्द? फसल सघनता, जिसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं, वो बढ़कर 193.7% हो गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि खेती की जमीन तो बढ़ नहीं सकती, वो तो सीमित है। तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? यही फसल सघनता काम आती है। मतलब एक ही जमीन का ज्यादा इस्तेमाल? हाँ, 193% का मतलब है कि किसान अब साल भर में उसी खेत से लगभग 2 बार फसल ले रहे हैं। जमीन नहीं बढ़ी, लेकिन सिंचाई और तकनीक से इस्तेमाल दोगुना हो गया। बिल्कुल। और सिर्फ पारंपरिक खेती ही नहीं, कृषि और उद्योग के बीच नया तालमेल भी दिख रहा है। हाँ,
संबद्ध क्षेत्रों की बात करें तो अंडा उत्पादन में 167% की वृद्धि हुई है। और मत्स्य उत्पादन भी 115.5% बढ़ा है। उद्योग के साथ जुड़ाव का सबसे बड़ा उदाहरण तो चीनी मिलें है ना, एकदम। राज्य में इस वक्त 119 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनमें पितराइच, मुंडेरा और रमाला जैसी नई मिलें भी शामिल हैं। ये कृषि उत्पादों को सीधे औद्योगिक उत्पादों में बदलने का सफल मॉडल है। अब एक सवाल उठता है, क्या इतना सारा गेहूं, गन्ना और दूध पैदा हो रहा है तो इसे बाजारों तक पहुंचाने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? और यहीं से हमारी रिपोर्ट का वो हिस्सा जुड़ता है जिसे एक्सप्रेस वे प्रदेश कहा जा रहा है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि राज्य में कुल 22 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से 7 संचालित हैं, 3 निर्माणाधीन हैं और 12 अभी प्रस्तावित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ये रफ्तार वाकई तेज है। लेकिन यहाँ पर भी एक गुगली है ना? बिल्कुल है। और ये दूसरी बड़ी गुगली है। रेल नेटवर्क के मामले में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो लोग मान लेते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवेज में भी यूपी पहले नंबर पर होगा। मैंने भी पहली बार पढ़ते हुए यही सोचा था। लेकिन हकीकत में नेशनल हाईवे की लंबाई में यूपी पहला नहीं बल्कि दूसरा स्थान रखता है, महाराष्ट्र के बाद। जी। इस तरह के छोटे अंतर सीधे सवाल बनकर आते हैं। ये जानकारी बहुत अहम है और सिर्फ सड़कों की बात नहीं है, शहरी परिवहन में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। नमो भारत का जिक्र कर रही हैं आप। हाँ, जो RRTS है वो न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक दौड़ रहा है। और मेट्रो भी तो है। बिल्कुल, 4 प्रमुख शहरों में मेट्रो चल रही है, नोएडा, लखनऊ, कानपुर और आगरा। और अगर हम एविएशन सेक्टर को देखें तो तस्वीर और बड़ी हो जाती है। हवाई यात्रा की बात करें तो वर्तमान में राज्य में 16 एयरपोर्ट संचालित हैं, जिनमें से 4 इंटरनेशनल हैं। और यहाँ भी ट्रिक दी गई है स्रोतों में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को याद रखने वाली ट्रिक। हाँ, KALVJ, KALVJ। चलिए डिकोड करते हैं इसे। के से कुशीनगर, ए से अयोध्या और एल से लखनऊ, वी से वाराणसी, और जे से जेवर। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यूपी इकलौता राज्य बन जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। बिल्कुल। और इसके साथ ही वाराणसी में देश का पहला अर्बन रोपवे भी बन रहा है, जो परिवहन की एक नई सोच है। लेकिन इन सब चीजों को चलाने के लिए ऊर्जा की भी तो जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा के मोर्चे पर स्रोत दिलचस्प आंकड़े पेश करते हैं। कुल विद्युत क्षमता 36.74 हजार मेगावाट तक पहुंचने वाली है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें 27% योगदान सिर्फ सोलर ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा का इतना बड़ा हिस्सा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा हरित बदलाव है। मतलब विकास हो रहा है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। बिल्कुल, ये एक ग्रीन शिफ्ट है। ये भविष्य की और बड़ा कदम है। और भविष्य की बात करें तो राज्य के जो औद्योगिक हब बन रहे हैं वो एकदम नई पहचान बना रहे हैं। इन शहरों की नई पहचान याद रखने के लिए भी एक आसान फॉर्मूला है, NLK। एन से नोएडा जो अब IT और ITES हब बन चुका है, L से लखनऊ जो तेजी से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बन रहा है, और K से कानपुर जो एक प्रमुख ड्रोन हब के रूप में उभर रहा है। ये नया अवतार दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस का डेटा देख लीजिए। 2026 के लिए जो MOU साइन हुए हैं, हाँ, 2.94 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते। ये ग्लोबल स्तर पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो बुंदेलखंड से है। बीडा वाली खबर ना? जी, बुंदेलखंड का नाम सुनते ही पहले सूखे और पिछड़ेपन की तस्वीर आती थी। हाँ, पलायन एक बड़ी समस्या थी वहाँ। लेकिन अब वहाँ बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा के तहत जमीन अधिग्रहित की गई है। 56,662 एकड़ जमीन। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये एक विशाल औद्योगिक शहर की नींव है। उसी औद्योगिक माहौल का परिणाम है कि राज्य में कारखानों की संख्या दोगुनी हो गई है। पंजीकृत कारखाने अब 30,695 हो गए हैं। इन सब ने मिलकर एक ऐसा परिणाम दिया जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। हाँ, 2024 की रिपोर्ट। इसमें यूपी ओवरऑल चौथे स्थान पर है, लेकिन लैंडलॉक राज्यों में प्रथम स्थान पर है। यही बात दिमाग में हलचल पैदा करती है। बिल्कुल। बिना समंदर और बंदरगाह के कोई राज्य एक्सपोर्ट में इतना आगे कैसे जा सकता है? ये बेहतरीन सवाल है। हमेशा माना जाता था कि निर्यात के लिए बड़ा समुद्री तट चाहिए, जैसे गुजरात या महाराष्ट्र के पास है। लेकिन यूपी ने इस भौगोलिक कमजोरी को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से माप दी है। जो एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया है, नए ड्राई पोर्ट बनाए गए हैं, मतलब सूखे बंदरगाह। जी। इन्होंने राज्य को एक ऐसा नेटवर्क दे दिया है जो समुद्री तट की कमी को पाट देता है। माल अब सीधे कारखानों से रेल और हवाई मार्ग से बाहर भेजा जा रहा है। ये इच्छा शक्ति का बड़ा उदाहरण है। खैर, अर्थव्यवस्था और उद्योग के इन आंकड़ों के बाद अब जमीनी स्तर पर भी देखना चाहिए। समाज और लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? पर्यटन की ही बात करें तो 2025 के महाकुंभ का प्रभाव बहुत व्यापक होने वाला है। कुल पर्यटकों की संख्या 156.18 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 156 करोड़, ये तो कई बड़े देशों की आबादी से ज्यादा है। और अयोध्या दीपोत्सव का रिकॉर्ड भी तो है। 26.17 लाख दीप जलाए गए थे। ये सांस्कृतिक पर्यटन के पैमाने को दर्शाता है। और जब पर्यटन बढ़ता है तो स्थानीय रोजगार भी बढ़ता है। मानव संसाधन और युवाओं के कौशल पर भी काम हुआ है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार क्वांटिटेटिव स्किल्स में यूपी देश में पहले नंबर पर है, 80.12% स्कोर के साथ। ये बहुत शानदार उपलब्धि है। ये रातों रात नहीं हुआ है।
इसके पीछे क्या कारण है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जैसी पहलें जो युवाओं को मुफ्त कोचिंग दे रही हैं। पढ़ाई के साथ खेलों को भी बढ़ावा मिल रहा है मेरठ के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। और लखनऊ में आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बना है। ये दिखाता है कि सिर्फ कारखाने नहीं लग रहे हैं, मानव पूंजी पर भी निवेश हो रहा है। टेस्ट सीरीज अर्थशास्त्र। तो मेरा पहला प्रश्न है, 2025-26 में यूपी अर्थव्यवस्था का अनुमान क्या है? 36 लाख करोड़। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये राज्य का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो अब मैं पूछता हूँ, यूपी का बजट आकार 2025-26 के लिए 8.33 लाख करोड़। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये आंकड़े अनुमानित हैं। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 9.1%। इसका छोटा तथ्य यह है कि ये प्रतिशत राज्य की बढ़ती आर्थिक ताकत का सूचक है। अगला सवाल, प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य क्या है? 1,20,000 रुपए। और चलिए इसे समझते हैं। ये 2025-26 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगला, जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 47%। तथ्य ये दर्शाता है कि सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करता है। मेरी बारी, सार्वजनिक ऋण अनुपात 28.0%। और राजकोषीय स्थिति के अनुसार ये एक मजबूत आंकड़ा है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर, जिसका शीर्षक है टेस्ट सीरीज कृषि और उद्योग बेसिक। तो मेरा प्रश्न, यूपी किसमें नंबर 1 है? खाद्यान्न, गन्ना, आलू, दुग्ध। तथ्य यह है कि इन सभी में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला सवाल, फसल सघनता कितनी है? 193.7%। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कृषि उत्पादकता की गहराई दिखाता है। तो अगला, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रैंक चौथी, लेकिन लैंडलॉक्ड में फर्स्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बिना समुद्री सीमा वाले राज्यों में यह पहले स्थान पर है। मेरा सवाल, ड्रोन हब कहाँ है? कानपुर। तथ्य यह है कि कानपुर को विशेष रूप से इसके लिए तैयार किया जा रहा है। अगला, एआई सेंटर कहाँ है? लखनऊ। राजधानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र है। अगला सवाल, WEF 2026 में कितने MOU हुए? 2.94 लाख करोड़ रुपए। चलिए इसे समझते हैं। यह दावोस में हुए समझौतों का कुल मूल्य है। बहुत बढ़िया। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर, जिसका शीर्षक है टेस्ट सीरीज इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक। तो यूपी में कुल एक्सप्रेसवे सभी मिलाकर कितने हैं? 22। तथ्य यह है कि इसमें संचालित, निर्माण और प्रस्तावित सभी शामिल हैं। मेरा सवाल, देश का पहला अर्बन रोपवे वाराणसी। यहां दिलचस्प बात यह है कि यह भविष्य की उड़ान और परिवहन का नया तरीका है। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थान दूसरा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह एक ट्रैप प्रश्न हो सकता है। याद रखें, यह पहला नहीं है। अगला, रेल नेटवर्क में स्थान पहला। रेलवे में राज्य सबसे आगे है। तो अगला प्रश्न, जेवर के बाद कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5। तथ्य यह है कि ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य होगा। मेरा सवाल, नमो भारत ट्रेन रूट न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ। चलिए इसे समझते हैं। ये RRTS का संचालित रूट है। अगला, सोलर ऊर्जा का हिस्सा 27%। ये कुल क्षमता में एक बड़ा योगदान है। बेहतरीन। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर, जिसका शीर्षक है टेस्ट सीरीज सामाजिक और विविध बेसिक। तो मेरा सवाल, 2025 में कुल पर्यटक संख्या 156.18 करोड़। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसमें महाकुंभ का भारी प्रभाव शामिल है। अगला, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय सरधाना मेरठ। ये राज्य के खेल विकास का बड़ा कदम है। अगला सवाल, क्वांटिटेटिव स्किल्स में यूपी की रैंक प्रथम 80.12% के साथ। तथ्य ये है कि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार ये रैंक है। तो अगला, PM जनधन खातों की संख्या 10.22 करोड़, रैंक 1। इसमें भी राज्य पहले स्थान पर है। मेरा सवाल, अयोध्या दीपोत्सव 2025 रिकॉर्ड 26.17 लाख दीप। चलिए से समझते हैं। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अगला, कार्बन क्रेडिट देने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। यह पर्यावरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए बता दूं, आप अपनी ऊर्जा को और बढ़ा लीजिए, क्योंकि स्तर अब मॉडरेट हो चुका है। जी हाँ, आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर, जिसका शीर्षक है टेस्ट सीरीज इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री मॉडरेट। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं, पूछिए। तो BIDA का भूमि लक्ष्य 56,662 एकड़। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये भूमि अर्जन का बड़ा लक्ष्य है। मेरा सवाल, कुल पंजीकृत कारखाने 30,695। तथ्य यह है कि यह संख्या पहले से दोगुनी से अधिक हो गई है। अगला, नवंबर तक निर्यात 2025-26 1.31 लाख करोड़। ये वर्ष के बीच तक का मजबूत आंकड़ा है। अगला, ऋण जमा अनुपात 60.39%। चलिए से समझते हैं। यह वित्तीय तरलता और निवेश को दर्शाता है। तो अगला, लीड्स इंडेक्स 2024 ग्रेड अचीवर
लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ये एक बेहतरीन ग्रेड है। मेरा सवाल, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। टॉप परफॉर्मर। तथ्य यह है कि ये नए उद्योगों के लिए राज्य का माहौल दिखाता है। शानदार। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर, जिसका शीर्षक है टेस्ट सीरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडरेट। तो मेरा प्रश्न, कुल विद्युत क्षमता दिसंबर 2025 तक। 36.74 हजार MW। ये ऊर्जा के क्षेत्र में कुल क्षमता को दर्शाता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का यूपी में हिस्सा। 26%। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जल परिवहन में ये एक बड़ा हिस्सा है। अगला, कुल राष्ट्रीय जलमार्ग यूपी में 11। ये राज्य के भीतर अंतर्देशीय जलमार्गों की संख्या है। मेरा सवाल, SCR क्षेत्रफल। 26,756 वर्ग किमी। चलिए इसे समझते हैं। ये राजधानी के आसपास के विकास का खाका है। तो अगला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सर्वाधिक हिस्सा। उत्तर प्रदेश। माल ढुलाई के इस विशेष कॉरिडोर में राज्य की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। एकदम सही। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम विषय की ओर, जिसका शीर्षक है टेस्ट सीरीज सोशल स्कीम्स मॉडरेट। तो कन्या सुमंगला योजना लाभार्थी 2026 तक 26.81 लाख। महिला सशक्तिकरण की यह एक विशाल संख्या है। अगला सवाल, अटल पेंशन योजना में पंजीकरण 14.77 लाख, रैंक 1। तथ्य यह है कि पेंशन सुरक्षा में यह देश में सबसे आगे है। अगला, ODOP मार्जिन मनी वितरित 890.44 करोड़। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यह भारी निवेश है। मेरा सवाल, स्टैंड अप इंडिया उद्यमी 21,891, और यहाँ भी रैंक 1। नए उद्यमियों को बढ़ावा देने में भी यह प्रथम है। अगला, आयुष्मान भारत कार्ड्स जनवरी 2026 तक 5.46 करोड़। स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ा कवरेज है। और मेरा अंतिम सवाल, IMLC भूमि अधिग्रहण 26 जनपदों में। चलिए इसे समझते हैं। यह राज्य के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा के अंत में अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय प्रश्न सामने आता है। इस विशाल पैमाने पर चर्चा करने के बाद, जैसे 36 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य या 156 करोड़ पर्यटक, ये सोचना दिलचस्प है कि जब ये सभी बुनियादी ढांचे और योजनाएं एक साथ पूरी तरह से काम करने लगेंगी तो अगले दशक में जीवन का अनुभव और आर्थिक गतिशीलता किस स्तर पर होगी। ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज के बदलाव की तस्वीर है। इस पर स्वयं विचार अवश्य करें। तो साथियों, ये था आगरा मंडल का संपूर्ण परीक्षा विश्लेषण। अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ लिया तो मंडल से जुड़े लगभग सभी प्रश्न कवर हो चुके हैं। रिवीजन के लिए इसे दोबारा अवश्य सुनें और जुड़े रहिए माइंड बोथ के साथ, जहां तैयारी होती है स्मार्ट तरीके से।